गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत लेकर उपस्थित हूँ परीक्षा प्रणाली। देखिए एग्जामिनेशन सिस्टम जैसा कि हमें पता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को यानी जो भी शिक्षा प्रक्रिया है हमारी उसको पूर्ण रूपेण सफल बनाने के लिए, पूर्ण रूप से सफल मतलब जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जिनके लिए छात्र विद्यालय आ रहा है, जिनकी प्राप्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जो शैक्षिक उद्देश्य हम जिस उद्देश्य से विद्यार्थी को अध्ययन कर रहे हैं वे उद्देश्य उन उद्देश्यों की प्राप्ति विद्यार्थी को अच्छी तरह हो जाए, इसके लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी की प्रगति का आकलन मूल्यांकन के द्वारा ही किया जा सकता है और मूल्यांकन की प्रक्रिया को परीक्षा प्रणाली के द्वारा क्या किया जाता है, पूर्ण किया जाता है। यानी कि एक एग्जामिनेशन सिस्टम ही ऐसा सिस्टम है जो विद्यार्थी के विषय में शिक्षक को जानकारी प्रदान करता है। विद्यार्थी किस लेवल का है, उसका बौद्धिक स्तर क्या है, वह आगे क्या कर सकता है, उसे किन शिक्षण विधियों द्वारा अध्ययन कराया जा सकता है, उसके द्वारा लक्ष्यों की किस प्रकार प्राप्ति हो सकती है, क्या शिक्षक एक प्रभावी शिक्षक है या नहीं, इस चीज़ का आंसर भी किसके द्वारा मिलता है हमें, एग्जामिनेशन सिस्टम के द्वारा। क्यों भाई, मैं मानती हूँ कि मैं एक अच्छी शिक्षक हूँ। अगर मैं अपने आप में ये मानती हूँ तो मुझे इसका फीडबैक भी चाहिए कि क्या मैं, एक प्रश्न मेरे लिए उपस्थित होता है कि क्या मैं एक अच्छी शिक्षक हूँ। अब इसका पता कैसे चले, भाई मैं तो कह रही हूँ कि हाँ मैं एक अच्छी शिक्षक हूँ, लेकिन कहते हैं कि छात्र शिक्षक का दर्पण होता है। दर्पण मीन्स यानी आईना, कि शिक्षक की छवि को छात्र स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देता है कि शिक्षक वास्तव में क्या है, आपके द्वारा जो शिक्षण विधि है काम में ली जा रही है, जिस प्रकार की शिक्षण टेक्निक आपके लिए टीचिंग टेक्निक काम में ली जा रही है वह किस हद तक सफल है। तो इन सब चीज़ों का आकलन, इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करने के लिए हमारी शिक्षा प्रक्रिया में एग्जामिनेशन सिस्टम को अपनाया गया है। एग्जामिनेशन सिस्टम भी इसके विषय में कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी का किस लेवल पर विद्यार्थी की कैसी एग्ज़ाम लेनी चाहिए, कैसी परीक्षा उसके लिए उपयुक्त है, इस विषय में भी बहुत सारे वाद विवाद मंत्रणा भिन्न शिक्षा आयोग के द्वारा मीटिंग की, बहुत सारे मतलब प्रस्ताव पारित किए गए। प्राचीन काल से ही गुरुकुल पद्धति से ही विद्यार्थियों में या शिक्षा प्रक्रिया में परीक्षा प्रणाली को अपना लिया गया। ये बात अलग है कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली अलग है और प्राचीन कालीन परीक्षा प्रणाली बिल्कुल अलग थी। जहाँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति चलती थी, जहाँ पर शिक्षक केंद्रित शिक्षा पद्धति चलती थी, प्राचीन काल में शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रक्रिया अपनाई जाती थी। शिक्षक जो बोल देता था विद्यार्थी उसको ही ग्रहण करता था। उसी तरह जब विद्यार्थी की परीक्षा उसको लेनी होती थी गुरु को, तो वह मौखिक रूप से कुछ प्रश्न पूछकर ही उसके एग्ज़ाम ले लेता था, या जीवन से संबंधित कोई तथ्य जोड़कर, कोई तथ्य छोड़कर उसके सामने कोई समस्या उत्पन्न करके उसकी एग्ज़ाम ले लेता था, उसकी परीक्षा ले लेता। लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, उसका एक लक्ष्य है। हर विद्यार्थी एक लक्ष्य के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए यहाँ पर आता है। यहाँ केवल उसके एक पक्ष से, उसके ज्ञान स्तर से ही मतलब नहीं है, यहाँ उसके तीनों स्तरों से, सर्वांगीण विकास से मतलब होता है उसे। तो इसके लिए उपयुक्त परीक्षा प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। परीक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी का स्पष्ट रूप से आकलन कर सके। उसमें उसे ना तो उसके द्वारा, परीक्षा प्रणाली के द्वारा ना तो विद्यार्थी में हीन भावना उत्पन्न हो, ना ही पलायनवादिता की प्रवृत्ति उत्पन्न हो। पलायनवादिता मीन्स कि वह इस तरह हताश हो जाए, मेहनत करने के बाद भी जब वह सफल नहीं हो, वह परीक्षा प्रणाली से संतुष्ट नहीं हो, तो वह इस तरह हताश हो जाए कि वह शिक्षा को ही छोड़ जाए। इस तरह की बातें उसके मन में नहीं आनी चाहिए। देखिए, इस प्रकार माता पिता अपने बालक की शैक्षिक प्रगति को भी लेकर चिंतित रहते हैं। हम साल भर वह बहुत सारी फीस देते हैं, प्राइवेट स्कूलों में देते हैं, ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, लाखों रुपए वह उन बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं, बच्चों के एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं। लेकिन उनका लास्ट एम जो है वो क्या रहता है कि छात्र किस प्रगति पर है, छात्र की प्रगति क्या है। यानी कि और परीक्षा प्रणाली के द्वारा ही हम माता पिता को कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं, विश्वास दिला सकते हैं
कि आपका जो बच्चा है, आपका जो छात्र बालक है, वह इस दिशा की ओर इस स्तर से आगे बढ़ रहा है, आप इसे इस दिशा में आगे भेज सकते हैं। ये होता है एक परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य। अब बात आती है भारत में मूल्यांकन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, यानी भारत में जो पहले इतिहास क्या कहता है परीक्षा प्रणाली का मूल्यांकन का भारत में, कि भिन्न भिन्न शिक्षा आयोगों का गठन किया गया। भारत में 1857 में देखिए 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। कौन कौन से? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। इन 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुई? 1857 में। सबसे पहले भारत में इन 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इनके अलावा कोई भी शिक्षा का कोई ऐसा कोई खास केंद्र नहीं था। तब से ही परीक्षा प्रणाली के उद्देश्य, सार्थकता और प्रभावशीलता पर प्रश्न चिन्ह लग गए। इसके बाद जब ये विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई तभी उद्देश्य, परीक्षा प्रणाली के उद्देश्य कि वास्तव में इस परीक्षा प्रणाली के उद्देश्य क्या है, उसकी प्रभावशीलता और उसकी सार्थकता, इन तीनों क्षेत्रों में यहाँ पर क्या लग गए? प्रश्नवाचक चिन्ह लग गए कि वास्तव में इन विश्वविद्यालयों की जो स्थापना की गई है, इनके द्वारा जो एग्जाम ली जाती है, इनके द्वारा जो शिक्षा प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसका उद्देश्य क्या है, ये क्या प्रदान करना चाहती हैं छात्र को, इनकी प्रभावशीलता क्या है, कैसे ये इफेक्ट डालते हैं बच्चे पर, ये बच्चे के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है एग्जामिनेशन सिस्टम, और इसकी सार्थकता क्या है, जो बच्चा सीख रहा है, जो बालक यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसका उसके जीवन में क्या उपयोग है। इस प्रकार जब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया तो विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा ने प्राथमिक स्तर की शिक्षा तक 6 बाह्य परीक्षाएं लेने की सिफारिश की। अब जब यहाँ पर 1857 में जब इन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई तो कई कमेटियां गठित हुई, जिनमें से एक ने प्राथमिक लेवल पर 6 प्रकार की परीक्षा लेने की बात कही कि 6 बाह्य परीक्षाएं लेनी चाहिए। लॉर्ड कर्जन हंटर आयोग 1882 ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने कॉलेज और विश्वविद्यालयों में प्रचलित परीक्षा प्रणाली के प्रति असंतोष व्यक्त किया। लॉर्ड कर्जन, चूंकि अंग्रेजों का शासन था उस समय, शासन नहीं था, लेकिन हमारी जो शिक्षा प्रक्रिया है वह आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। हंटर आयोग 1882, इन्होंने इन विश्वविद्यालयी शिक्षा के विषय में क्या लगा दिए? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए, यानी कि ये संतुष्ट नहीं थे इनकी परीक्षा से, इनकी शिक्षा से। तो अब क्या किया जाए? जब परीक्षा प्रणाली से ही संतुष्ट नहीं थे, शिक्षा प्रक्रिया से ही संतुष्ट नहीं थे, फिर इन्होंने क्या कहा कि जो उद्देश्य हैं परीक्षाएं लेने के, जो उद्देश्य हैं, जो ढंग है, उनमें क्या किया जाए? परिवर्तन किया जाए। इनकी सिफारिश थी, ये संतुष्ट नहीं थे इन विश्वविद्यालयों के द्वारा जो शिक्षा प्रक्रिया अपनाई जा रही थी उससे संतुष्ट नहीं थे, तो इनकी सिफारिश थी, इन्होंने ये कहा था कि इनके उद्देश्यों में और इनके परीक्षा लेने के ढंग में क्या किया जाए? परिवर्तन किया जाए। तो कलकत्ता आयोग 1979 ने सेकेंडरी शिक्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाव दिया। कलकत्ता आयोग 1979, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सुझाव दिया कि सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। किसकी स्थापना की जाए? सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। इन्होंने ये कहा कि ये विश्वविद्यालयी शिक्षा सभी स्तरों के लिए उपयुक्त नहीं है। इन्होंने ये कहा कि प्राथमिक लेवल पर जो परीक्षाएं होती हैं वह 6 भागों में 6 बाह्य परीक्षाएं होनी चाहिए, जब बालक आगे बढ़ सकता है। फिर इसके बाद इन्होंने पूरी तरह से असंतुष्ट व्यक्त किया। अब उसके बाद कलकत्ता आयोग 1919
1917 से 19 में इन्होंने कहा सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए, जो कि सेकेंडरी लेवल तक के बच्चों की परीक्षाओं का आयोजन करे, सेकेंडरी लेवल तक के बच्चों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। तो इन्होंने इस आयोग में माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच इंटरमीडिएट कक्षा आरंभ करने की अनुशंसा। इस आयोग ने क्या कहा, माध्यमिक शिक्षा और इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच, इंटरमीडिएट माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालयी शिक्षा के बीच, माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालयी शिक्षा के बीच कौन सी परीक्षा, इंटरमीडिएट। माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय परीक्षा के बीच इंटरमीडिएट शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इन्होंने ये कहा था कि इन दोनों के बीच इंटरमीडिएट शिक्षा की कक्षाओं को प्रारंभ किया जाए। यह इंटरमीडिएट कक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा की तैयारी की प्रारंभिक तैयारी के रूप में कार्य करेगी। यानी कि इन्होंने जब पहले जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें ये था कि प्राथमिक लेवल से लेकर और विश्वविद्यालय लेवल तक ये विश्वविद्यालय के ऊपर ही जिम्मेदारी थी शिक्षा की। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जो कि 1857 में स्थापित हो गए थे, लेकिन वास्तव में शिक्षा आम जन तक नहीं पहुंच पा रही थी, बालक का पर्याप्त विकास नहीं हो पा रहा था, शिक्षा के उद्देश्य डिफाइन नहीं हो पा रहे थे, स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे, शिक्षा भारत में शिक्षा का प्रसार नहीं हो रहा था। तो इन आयोगों ने शिक्षा इस विश्वविद्यालय शिक्षा को नकार दिया, ये संतुष्ट नहीं थे इससे। तो जब विचार किया गया, विद्वानों ने विचार किया, तो कलकत्ता आयोग 1917 और 19 की का गठन किया गया, जिन्होंने शिक्षा में सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की अनुशंसा की कि सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए और माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच एक इंटरमीडिएट कक्षा प्रारंभ की जाए। ये इंटरमीडिएट कक्षा किसकी शुरुआत करवाएंगी, किसकी तैयारी करवाएंगी, विश्वविद्यालय शिक्षा की बालक को तैयारी करवाएंगे। आप देखते होंगे कि प्राइमरी लेवल पर बालक का लेवल अलग होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड अलग होता है, अपर प्राइमरी अलग होता है, हायर सेकेंडरी अलग होता है। तो इंटरमीडिएट जो कक्षाएँ होती हैं वह जब तक बालक इतना परिपक्व हो जाता है, उसका बौद्धिक स्तर इतना डेवलप हो जाता है कि वह विश्वविद्यालय कॉलेजों की परीक्षा के लिए तैयार कर सकता है अपने आप को। तो इसके बाद इस आयोग ने परीक्षा प्रणालियां की निम्न कमियां बताई। इस आयोग ने, कलकत्ता आयोग ने, जो उस समय परीक्षा प्रणाली प्रचलित थी उसकी 2-3 कमियां इन्होंने गिनाई, जिसमें पहली कौन सी थी, जिसमें पहली थी कि विभिन्न परीक्षा पत्रों के प्रश्नों के विकल्प, विभिन्न परीक्षा पत्रों के प्रश्नों के विकल्प, अंक देने की यांत्रिक विधि। देखिए दूसरा, अंक देने की यांत्रिक विधि। तीसरा है अनुग्रह अंक, में अंक देने में औसतन या परिमितता करना। अनुग्रह अंक देने में औसतन या परिमितता करना। चौथी बताई इसने परीक्षाओं की आवृत्ति। देखिए कलकत्ता आयोग ने जो परीक्षा प्रणाली थी उसकी विभिन्न कमियां बताई। इन्होंने कहा विभिन्न परीक्षा पत्रों के प्रश्नों के विकल्प प्रस्तुत हो जाते हैं। उनके विकल्प ऐसे होते हैं, परीक्षा पत्रों के प्रश्नों के विकल्प ऐसे होते हैं जो कि छात्र के प्रश्न से उद्देश्य से संबंधित नहीं होते। अंक देने की यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि यानी कि उन्हें ऐसे बच्चे को रटाया जाता है, ऐसे
याद कराया जाता है, ऐसे अंक प्रदान किए जाते हैं मशीन की तरह कि हाँ भाई एक फ्लो में अंक दे दिए जाते हैं। अंक देने में औसत रूप से अंक दिए जाते हैं। परीक्षकों की जो दृष्टिकोण है वह छात्र के प्रति निष्पक्ष नहीं रह पाता, वह छात्र के साथ न्याय नहीं कर पाता, वह चेकिंग जो मार्किंग है बच्चे की वह अच्छे से नहीं कर पाता। यही कारण है कि कोई इंटेलिजेंट बच्चा पिछड़ जाता है और जो कम इंटेलिजेंट होता है उसे आगे उन्नति मिल जाती है। यानी कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं में निष्पक्षता विद्यमान नहीं थी। परीक्षाओं की आवृत्ति, परीक्षा बार बार होती रहती हैं। ये कमियां इन्होंने बताई। 1921 में शिक्षा का प्रशासकीय उत्तरदायित्व भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया। इस स्तर पर 1935 में सभी स्तरों पर दी जाने वाली शिक्षा का नियंत्रण भारतीयों को दिया गया। तो इसके बाद क्या हुआ, सभी राज्यों में जब मंत्रियों को सौंपा गया तो सबसे बड़ा फैसला हुआ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई। जब शिक्षा का दायित्व इन कमियों को दूर करने के लिए मंत्रियों को सौंपा गया, भारतीयों को सौंपा गया, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमारे सीनियर लेवल तक के एग्ज़ाम संपन्न कराता है, जो कि आज भी बाकायदा अच्छे से सुव्यवस्थित रूप से कार्य कर रहा है। इसके बाद है इनका कार्य विद्यालय शिक्षा की समाप्ति और बाह्य परीक्षा का संचालन करना था, परंतु मैट्रिक परीक्षा पर फिर भी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित कराई जाती। उस समय जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई तो इनका कार्य जो विद्यालय शिक्षा है उसको सुधारना था, विद्यालय परीक्षा प्रणाली को अपने हाथ में लेना था, बाह्य परीक्षाएं संपन्न कराना था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य। लेकिन मैट्रिक लेवल पर तो जो परीक्षा आयोजित की जाती थी उसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय शिक्षा पर ही थी, विश्वविद्यालयों पर थी मैट्रिक लेवल की परीक्षा की जिम्मेदारी। 1929 में हंटंग कमेटी ने विद्यालय स्तर पर परीक्षा में अकादमिक प्रकृति को आलोचना की। इस प्रकार समय समय पर एक योजना और आई, सार्जेंट योजना 1944। इन्होंने 3 वर्षीय शिक्षा की घोषणा की कि हाँ 3 वर्षीय विद्यालय शिक्षा की घोषणा की। इस प्रकार समय समय पर परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन होते रहे। भारत में परीक्षा सुधार के प्रयास, अब देखिए जो भारत में एक्चुअल सुधार एग्जामिनेशन सिस्टम में हुआ वह कब हुआ और कैसे हुआ। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 ने शिक्षा प्रवृत्ति और परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु निम्न सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए, किसने दिए? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 ने ये सुझाव दिए हमारी शिक्षा के लिए, भारत में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के लिए, क्योंकि अब तक जो शिक्षा प्रणाली थी वह विश्वविद्यालय शिक्षा पर ही संपन्न होती थी, उन पर ही विश्वविद्यालयों पर ही शिक्षा की जिम्मेदारी थी, क्योंकि 3 ही विश्वविद्यालय उपलब्ध थे। पहला सुझाव दिया किसने? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इसने सुझाव दिए शिक्षा में परीक्षण की वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक शिक्षा में पहला सुझाव इसने दिया, शिक्षा में परीक्षण की वैज्ञानिक विधियों का आयोजन, शिक्षा में परीक्षण की वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाना चाहिए। यानी एक शिक्षा मंत्रालय होना चाहिए जिसमें शिक्षा में वैज्ञानिक विधियों का,
इन्होंने कहा पहला सुझाव इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया, शिक्षा में परीक्षण की वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए। यानी विश्वविद्यालयों को इसकी जिम्मेदारी सौंपने से अच्छा है कि जो शिक्षा में विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, परीक्षा प्रणाली जो है शिक्षा की हर लेवल पर जो परीक्षा संपन्न की जाती है उसकी वैज्ञानिक विधियों का जो अध्ययन है वह शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए, विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय में 2 विशेषज्ञ, इसके लिए क्या किया उन्होंने, शिक्षा मंत्रालय में भी क्या होना चाहिए, कितने विशेषज्ञों की, 2 विशेषज्ञों की नियुक्ति होनी चाहिए। 2 विशेषज्ञ शिक्षा मंत्रालय में नियुक्त होने चाहिए जो कि भारत के इस परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष रूप से देख सके, जांच सकें, जिन्हें वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के प्रयोग बनाने की दक्षता प्राप्त हो। वस्तुनिष्ठ परीक्षण, अभी तक जो परीक्षा प्रणाली थी उसमें वस्तुनिष्ठता नहीं थी। अब इन विशेषज्ञों को किस आधार पर विशेषज्ञ माना जाए, इन्होंने कहा जिन्हें वस्तुनिष्ठ परीक्षण को देखने और बनाने की, वस्तुनिष्ठ परीक्षण को देखने की, बनाने की दक्षता प्राप्त हो, जो परीक्षणों के प्रयोग में बनाने और उनको बनाने में निपुण हो। कौन? वे 2 विशेषज्ञ जिनकी नियुक्ति शिक्षा मंत्रालय में की जाए, जो कि इस पूरे परीक्षा प्रणाली को देख सके। दूसरा सुझाव इन्होंने दिया, प्रत्येक विश्वविद्यालय में परीक्षकों का बोर्ड होना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में क्या होना चाहिए, परीक्षकों का एक बोर्ड होना चाहिए, विशेषज्ञों की एक समिति गठित होनी चाहिए। विशेषज्ञों का, परीक्षकों का एक बोर्ड होना चाहिए। परीक्षकों का एक बोर्ड होना चाहिए ताकि इस बोर्ड के सदस्य समय समय पर अध्यापकों को वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के निर्माण की तकनीकी सलाह दे सकें। इस परीक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए, इसमें वस्तुनिष्ठता लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय में 2 विशेषज्ञों की नियुक्ति होनी चाहिए तथा जो बोर्ड है, विश्वविद्यालय है, उसमें परीक्षकों का एक बोर्ड निर्धारित होना चाहिए। बोर्ड मतलब एक यूनिट बननी चाहिए जो कि क्या कर सकें, समय समय पर विद्यालयी शिक्षकों को नई तकनीकियों के बारे में सलाह दे सकें, उनके उपयोग की जिम्मेदारी दे सकें, उनके परीक्षण के लिए सुझाव दे सकें। इस प्रकार की सलाह शिक्षक, आपने देखा होगा वर्तमान में भी टीचर्स जो बन जाते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं, उनके लिए समय समय पर सरकार के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमारी एजुकेशन में कंप्यूटर शिक्षा को लाया गया था, कंप्यूटर कंपलसरी किया गया था। कंपलसरी मतलब अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर को इन्वॉल्व किया गया था। तो उस कंप्यूटर, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई टीचर कंप्यूटर जानता हो, क्योंकि बहुत समय से टीचर लगे हुए हैं, उन्होंने ज़रूरी नहीं है कि उनके पास कंप्यूटर रहा हो, क्योंकि हर सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक होते हैं। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए सरकार ने 2 दिवसीय, 3 दिवसीय, 5 दिवसीय कैंपों का आयोजन किया था। तो इस प्रकार परीक्षकों का, ये कहते हैं विश्वविद्यालयों में परीक्षकों का बोर्ड होना चाहिए जो कि समय समय पर अध्यापकों को परीक्षण की नई तकनीकियों से अवगत कराते रहे। परीक्षकों का चुनाव ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। परीक्षकों का चुनाव ध्यानपूर्वक कैसे, यानी कि ऐसे परीक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए जिनका अध्यापन कार्य कितने वर्ष का हो गया हो, 5 वर्ष का कम से कम अध्यापन कार्य उन्होंने कर लिया हो, 5 वर्ष का उन्होंने लगातार अध्यापन कार्य कर लिया हो। ऐसे परीक्षकों का चुनाव परीक्षा प्रणाली में किया जाना चाहिए, उस बोर्ड में किया जाना चाहिए। परीक्षकों के रूप में ऐसे ही शिक्षकों को नियुक्त किया जाना चाहिए। विभिन्न विश्वविद्यालयों में किसी भी परीक्षा का उत्तीर्णता स्तर समान होना चाहिए।
विभिन्न विश्वविद्यालयों में परीक्षा का उत्तीर्णता स्तर। समान होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि किसी के 60% है उसको 65 डिवीजन दे दिया, दूसरे के भी 60% है तो उसको सेकंड डिवीजन दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी परीक्षा का उत्तीर्णता स्तर समान होना चाहिए, एक लेवल निर्धारित करना चाहिए कि ये कट ऑफ है, इससे हम यहाँ तक के विद्यार्थी इतनी परसेंट वाले विद्यार्थी यहाँ पर आ सकते हैं, इस विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं, और इस स्तर को लगातार ऊंचाई की ओर बढ़ते रहने देना चाहिए, यह बढ़ता रहना चाहिए। उच्च स्तरीय परीक्षाओं में अनुग्रह अंक देने की प्रथा समाप्त होनी चाहिए। हाई लेवल जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो अनुग्रह अंक दिए जाते हैं वह समाप्त होने चाहिए। मौखिक परीक्षा केवल व्यावसायिक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ली जानी चाहिए। मौखिक परीक्षा जो ये कहते हैं कि मौखिक परीक्षा समाप्त होनी चाहिए, केवल स्नातकोत्तर मौखिक परीक्षा का कोई ये, क्योंकि लिखित परीक्षा ज़्यादा वस्तुनिष्ठ होती है। मौखिक परीक्षा केवल व्यावसायिक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में, कहाँ पर? व्यावसायिक में, यानी आप व्यवसाय का चयन करने जा रहे हो, इंटरव्यू वहाँ होना चाहिए, और स्नातकोत्तर लेवल पर किसका आयोजन किया जाना चाहिए? मौखिक परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों में प्रवेश योग्यता के आधार पर होना चाहिए, ना कि डोनेशन के आधार पर और ना ही किसी के अप्रोच के आधार पर। योग्यता के आधार पर चयन होना चाहिए। कहाँ पर? विश्वविद्यालयों में। योग्यता के आधार पर क्या होना चाहिए? चयन होना चाहिए। विद्यार्थी का विश्वविद्यालयों में उनकी योग्यता के अनुसार ही चयन होना चाहिए। विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर व्यावसायिक अनुसंधान स्तर के उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। विश्वविद्यालय जहाँ पहले विश्वविद्यालयों पर प्राथमिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक की परीक्षा की जिम्मेदारी थी, वहीं इन्होंने कह दिया, इस आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालयों के ऊपर व्यावसायिक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान रिसर्च स्तर तक के पाठ्यक्रमों की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि यही बहुत है। विश्वविद्यालय लेवल पर प्राथमिक लेवल के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के लिए उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की थी। अब आता है इसमें कि छात्रवृत्तियां परीक्षाओं के आधार पर प्रतिभाशाली परंतु वित्तीय रूप से कमजोर विद्यार्थियों को दी जाए। इन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप जो प्रदान करते हैं हम बच्चों को, वह परीक्षा में हायर अंक लाने वाले होने चाहिए वह विद्यार्थी, लेकिन उनका एक स्तर और जाना चाहिए कि वह आर्थिक रूप से कमजोर हो, तभी उन्हें स्कॉलरशिप प्राप्त हो। उनका आय को देखकर ही उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान की जाए। प्रतिभाशाली तो हो, लेकिन साथ में ही उनका आर्थिक लेवल कम होना चाहिए, तभी उन्हें स्कॉलरशिप की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अगला है विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला जाए। ना ही ये राज्य का विषय हो, ना ही ये केंद्र का विषय हो। विश्वविद्यालय जो शिक्षा है उसे हम समवर्ती सूची में सम्मिलित करना चाहिए। विश्वविद्यालय को अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। भाई विश्वविद्यालय कैसे अपने आप को मेंटेन करे, उसके लिए इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। किसके लिए? विश्वविद्यालयों के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, विश्वविद्यालय की शिक्षा, विश्वविद्यालयों को संचालित करने के लिए, अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। ये तो थी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के अनुसार शिक्षा प्रणाली के में दिए गए सुझाव। इन्होंने ये सुझाव दिए कि शिक्षा में वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन शिक्षा मंत्रालय के ही द्वारा किया जाना चाहिए। वहाँ 2 विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो कैसे हो, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं को कराने में दक्ष हो, उनका परीक्षण करने में दक्ष हो,
और परीक्षकों में विश्वविद्यालय की जो परीक्षक हैं उनमें उनका एक बोर्ड बनाया जाना चाहिए, यानी निर्धारित व्यक्तियों को उस बोर्ड में सम्मिलित किया जाए जो कि अध्यापकों को, जो शिक्षक हैं उनको समय समय पर शिक्षण की नई तकनीकियों से अवगत कराते रहें। वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के सुधार के लिए सुझाव देते रहें। परीक्षकों का चुनाव ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए और कैसे परीक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए, जो कम से कम जिन्होंने 5 वर्ष का अध्यापन कार्य संपन्न कर लिया हो, उस विषय में उन्होंने 5 वर्ष का अध्यापन कार्य संपन्न कर लिया हो। परीक्षा का उत्तीर्णता स्तर, विश्वविद्यालयों में जो परीक्षा होती है, विश्वविद्यालयों का जो रिजल्ट है, जो अंक निर्धारित हैं, अंकन है, वह उनका उत्तीर्णता स्तर समान होना चाहिए और वह ऊंचाई की ओर जाने वाला होना चाहिए, वह स्तर गिरना नहीं चाहिए। व्यावसायिक और स्नातकोत्तर स्तर और अनुसंधान पाठ्यक्रमों की शिक्षा की जिम्मेदारी किस पर हो? विश्वविद्यालयों पर हो, ना कि और जो प्राइमरी लेवल है, मिडिल सेक्शन है, सेकेंडरी लेवल है, उसकी जिम्मेदारी किस पर होनी चाहिए? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर हो। योग्यता के आधार पर ही विद्यार्थियों का चयन किया जाए विश्वविद्यालयों में, ना ही डोनेशन के आधार पर और ना ही किसी इलीगल अप्रोच के आधार पर उनका चयन हो, केवल योग्यता को आधार बनाया जाना चाहिए। दूसरा है, ये विश्वविद्यालय सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो सके, इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाना चाहिए। अब है मुदालियर कमीशन 1952-53, इन्होंने भी अपने सुझाव दिए। मुदालियर कमीशन 1952-53। इन्होंने परीक्षा प्रणाली के लिए अपने सुझाव दिए। इन्होंने कहा पहला कि निबंधात्मक प्रश्नों के दोषों को दूर करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सेलेक्ट किया जाना चाहिए। परीक्षा प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए, निबंधात्मक प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को सेलेक्ट किया जाना चाहिए। यानी निबंधात्मक में बालक के साथ निष्पक्षता नहीं रह पाती है, परीक्षक का व्यक्तिगत दृष्टिकोण उसमें आ जाता है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण के साथ उसके मार्किंग उसके बौद्धिक स्तर के अनुकूल नहीं हो पाती है, इसलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण को महत्व दिया जाना चाहिए। जिसमें परीक्षा प्रणालियाँ किसके थ्रू? मुदालियर आयोग कमीशन के थ्रू 1952-53 में। अगला है दूसरा है विद्यार्थी की चहुमुखी प्रगति और विकास के मापन के लिए विद्यालय अभिलेख रखे जाने चाहिए। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि विद्यालयों में अभिलेखों का क्या महत्व है। तो विद्यालय में प्रवेश करने वाले छात्रों के उन्नति स्तर को जानने के लिए, उनके अधिगम स्तर को जानने के लिए, उनको आगे सही दिशा निर्देशित करने के लिए विद्यालय अभिलेखों का, विद्यालय में छात्रों का लेखा जोखा होना चाहिए, उनके उचित अभिलेख रखने चाहिए। आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।